बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। ये कहानी है डिलन की और जेमी की। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं और अब इन दोनों को ही प्यार से, मोहब्बत से, कमिटमेंट से नफरत है। ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जेमी न्यूयॉर्क शहर में रहती है और वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है, यानी कि वो एक रिक्रूटर है और इसीलिए वो डिलन को, जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, एक इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल जेमी डिलन को 6 महीनों से चेस कर रही थी और आज 6 महीनों के बाद वो इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क शहर आया है। उसका इंटरव्यू जीक्यू मैगजीन में होता है। हालांकि डिलन को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जेमी चाहती है कि किसी भी कीमत पर उसे ये जॉब मिल जाए, क्योंकि अगर उसे ये जॉब मिल गया तो इसका कमीशन उसे मिलेगा। डिलन जीक्यू मैगजीन में इंटरव्यू देता है और उसे ये जॉब मिल जाता है, लेकिन अभी भी वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वो ये जॉब करेगा कि नहीं, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर इतना पसंद नहीं है। इसीलिए जेमी रात को उसे न्यूयॉर्क शहर घुमाने के लिए ले जाती है। वो उसे इस शहर की हर एक खूबसूरत जगह पर ले जाती है और अब डिलन ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट करेगा और वो जीक्यू मैगजीन में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर लग जाता है। अगले दिन जेमी उसके ऑफिस में आती है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और साथ ही साथ ये कहती है कि तुम 1 साल से पहले इस जॉब को मत छोड़ना। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अगर 1 साल से पहले डिलन ने इस जॉब को छोड़ दिया तो जेमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। डिलन जेमी से पूछता है, क्या तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता सकती हो? वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। जेमी को लगता है कि वो उसे डेट पर चलने के लिए कह रहा है, लेकिन डिलन उसे जस्टिफाई करता है, क्लियर करता है कि वो उसे डेट पर जाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उसे भी किसी को डेट नहीं करना। इसके बाद ये दोनों लंच करने जाते हैं और बातों ही बातों में ये एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इन दोनों को रिलेशनशिप से नफरत है। ये किसी भी तरह की रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जेमी डिलन को बोलती कि कल रात को मेरे घर पर कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम भी आ जाओ, कुछ नए लोगों से मिलोगे। और अगली रात को डिलन जेमी के यहाँ पर चला जाता है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। ये गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और डिलन को पता चलता है कि जेमी को मूवीज का बहुत शौक है। जेमी कहती है कि काश मेरी जिंदगी भी मूवीज की तरह होती, मेरे बाल हमेशा बने होते, मैं हमेशा फ्रेश लगती और जब मैं उदास होती तो कोई सपनों का राजकुमार आता, मुझे अपनी गोद में उठाता, मुझे किस करता, सब कुछ कितना अच्छा होता। डिलन कहता है कि सब फिल्मी बातें, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद इन दोनों के बीच में अडल्ट बातें शुरू हो जाती हैं। डिलन लड़कियों को क्रिटिसाइज करता है और जेमी लड़कों को। जेमी कहती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और यही राय डिलन की भी होती है, यानी कि इन दोनों को प्लेजर तो चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह के कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते। डिलन जेमी को कहता है कि ये एक टेनिस के खेल की तरह है, बस खेल खेलो और आगे बढ़ो। और जेमी भी कहती है हाँ बात सही है। इसके बाद डिलन जेमी को कहता है आओ क्यों ना टेनिस खेलें। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ये बताते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्टिव क्या लगता है और टेनिस खेलने से पहले ये बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि ये हमेशा दोस्त बने रहेंगे। इनके बीच में कोई कमिटमेंट नहीं आएगा, कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, बस ये ऐश करेंगे। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स होना शुरू हो जाता है। ये पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। और एक दिन लंच टाइम में जेमी डिलन के ऑफिस पहुंच जाती है। इसके बाद ये दोनों वॉक करने के लिए जाते हैं। जेमी डिलन से कहती है कि देखो हमारी दोस्ती में इससे फर्क पड़ रहा है, हमें इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। डिलन कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन ये दोनों सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें कर रहे होते हैं, अंदर इन दोनों के दिल में कुछ और ही होता है। और उस रात को भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो प्यार जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। ये अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं और हमेशा ये अच्छे दोस्त रहेंगे। अब इनके बीच में ये सब कुछ कई दिनों तक चलता रहता है और एक दिन जेमी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए और हमें ये सब कुछ बंद करना होगा। डिलन कहता है कि ठीक है। और जब ये वॉक के लिए जाते हैं तभी वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है और डिलन उससे बात करने के लिए जाता है,
लेकिन वो शादीशुदा होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। डिलन वापस आ जाता है और इस बात पर जेमी उसका काफी मजाक उड़ाती है और अब जेमी को एक लड़का दिखता है, वो उससे मिलने के लिए जाती है। डिलन कहता है कि उसके पास मत जाओ, मुझे लगता है कि वो एक गुड़ है। लेकिन जेमी उसके पास जाती है, उससे बातें करती है और उसका नंबर भी ले लेती है। और अब जेमी और वो सैटरडे को मिलने वाले हैं। जेमी उसे सैटरडे को मिलती है। ये एक डॉक्टर है जिसका नाम पाकर है और इसके बाद ये लगातार 4 दिनों तक मिलते हैं और 5वीं रात को ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अगली सुबह पाकर जेमी को छोड़कर जाने लगता है। दरअसल उसका मकसद यही होता है कि वो जेमी के साथ एक रात गुजारे। वो जेमी को कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ और जेमी उसे कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ। पार्कर वहां से चला जाता है और जेमी सीधा डिलन के पास जाती है। डिलन कहता है कि एक लड़का है, उसने तुमसे 5 दिनों का टाइम मांगा, उसके बाद उसे जो चाहिए था उससे मिल गया, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। तुम्हें अपनी मॉम के साथ वीकेंड की छुट्टियों पर जाना चाहिए, जो तुम लोगों का प्लान है। डिलन जेमी को एक पेंटिंग भी गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि जेमी को इस तरह की पेंटिंग्स पसंद है। जेमी उस पेंटिंग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ है जिस पर उसकी मॉम ने लिखा होता है कि वो वापस जा रही है। दरअसल उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती, वो कभी कभी आती है और अब जेमी का जो वीकेंड्स का छुट्टियों का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। वो डिलन को कॉल करती है। डिलन अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा होता है और वो जेमी को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना चाहिए, मेरी फैमिली तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हालांकि जेमी उसे मना करती है लेकिन डिलन उसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और ये दोनों के दोनों लॉस एंजलिस डिलन के घर पहुंच जाते हैं। डिलन की फैमिली में उसकी बहन का बेटा और उसके डैड होते हैं। उसके डैड को अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसमें इंसान कभी कभी सब कुछ भूल जाता है और डिलन की मॉम का और उसके डैड का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए अब वो उनके साथ नहीं रहती। यहाँ पर डिलन के बारे में जेमी को बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो उसे पहले नहीं पता थी। डिलन की पूरी फैमिली जेमी को बहुत पसंद करती है और जेमी भी डिलन की फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है। हालांकि जेमी और डिलन आपस में ये डिसाइड कर चुके थे कि अब इनके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डिवेलप हो जाता है। हालांकि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर ये बहुत एंजॉय भी करते हैं और जेमी भी डिलन के परिवार का एक हिस्सा बन जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो उनके परिवार की सदस्य नहीं है। डिलन की बहन डिलन से कहती है कि अगले हफ्ते मुझे कहीं जाना है, तुम डैड को अपने पास बुला लेना। वो कहता है कि ठीक है, मैं डैड को अपने पास बुला लूंगा और अब वो मेरे साथ ही रहेंगे। डिलन की बहन कहती है कि हमें जेमी से मिलना कब होगा। डिलन कहता है कि मुझे नहीं पता। डिलन थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा होता है, इसीलिए उसकी बहन कहती है क्या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। डिलन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोस्त हैं। उसकी बहन कहती है कि उस रात को मैंने तुम्हें जेमी के कमरे से निकलते हुए देखा था, अब मुझसे झूठ बोलने की, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। डिलन अपने और जेमी के रिश्ते के बारे में अपनी बहन को बताता है। उसकी बहन कहती है कि ये कैसा रिश्ता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहते हो। डिलन कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती है, उसका दिमाग खराब है, उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए और ये सारी बातें जेमी सुन लेती है। हालांकि जेमी उन्हें नहीं बताती कि उसने सारी बातें सुन ली है, लेकिन रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो जेमी अपना सामान पैक करती है और वो कहती है कि मैंने टैक्सी बुला ली है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। डिलन कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आ जाता हूँ, लेकिन जेमी उसे साफ साफ मना कर देती है। हालांकि वो बाहर तक भी आता है लेकिन वो टैक्सी का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाती है। दरअसल डिलन ने जो भी बात कही होती है उससे जेमी को बहुत हर्ट हुआ होता है, उसका दिल टूट चुका होता है, इसीलिए वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, बिना किसी कारण के वहां से वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। न्यूयॉर्क आने के बाद जेमी को एक ऑफिशियल कॉल आता है। ये कॉल एक कंपनी की तरफ से होता है जिसमें कंपनी का एक आदमी बोलता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए डिलन जैसा एम्प्लॉय चाहिए जिसे तुमने रिक्रूट किया है। दरअसल वो डिलन को ही अपनी कंपनी में चाहते हैं, लेकिन जेमी कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है और न्यूयॉर्क आने के बाद वो जेमी को कई बार कॉल करता है
लेकिन जेमी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। और एक दिन डिलन को पता चल जाता है कि जेमी कहाँ पर है। वो उससे मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर डिलन को पता चल जाता है कि जेमी उससे नाराज क्यों है। वो जेमी को जस्टिफिकेशन देता है। वो कहता है कि वो सब कुछ मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपनी बहन को टालना चाहता था, क्योंकि वो एक ही सवाल को बार बार पूछ रही थी। लेकिन जेमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और जेमी वहां से चली जाती है। हालांकि इन दोनों की दूरी इन दोनों को ही परेशान कर रही होती है, लेकिन ये दोनों अपने दिल का इजहार किसी को भी नहीं करते क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिलन उन फिल्मों को देखता है जो जेमी देखती है। वहीं दूसरी तरफ जेमी को यह पता चलता है कि वो कंपनी, जिस कंपनी का कॉल जेमी को आया था, जो कंपनी डिलन को हायर करना चाहती है, वो कंपनी डायरेक्ट डिलन के पास पहुंच गई और डिलन भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि वो GQ मैगजीन की जॉब छोड़ रहा है जहां पर उसे जेमी ने लगवाया था और अभी उसे 1 साल पूरा नहीं हुआ और उसने ऐसा किया तो जेमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। जेमी डिलन के पास जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन डिलन कहता है कि मुझे अच्छा ऑफर मिल रहा है और मैं उस जॉब को एक्सेप्ट करूंगा। जेमी कहती है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो 1 साल का जो मेरा कमीशन है वो मुझे नहीं मिलेगा। डिलन कहता है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें तुम्हारा चेक मिल जाएगा। जेमी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं और वो वहां से चली जाती है। जेमी को उसकी मॉम समझाती है, कहती है कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। मेरी जिंदगी में कई लोग आए लेकिन उनमें सिर्फ एक ही इंसान परफेक्ट था और वो थे तुम्हारे डैड। दरअसल कहीं ना कहीं उसकी मॉम उसे ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि डिलन अच्छा लड़का है, तुम एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। वहीं डिलन के डैड भी अब न्यूयॉर्क आ जाते हैं क्योंकि डिलन की सिस्टर को कहीं जाना होता है और न्यूयॉर्क आने के बाद डिलन के डैड उसे बताते हैं कि मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, उस वक्त जब मैं नेवी में था। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या शायद मैं समझ गया था लेकिन मेरे अंदर जो मेरा ईगो था उसने मुझे ये बात कभी कहनी नहीं दी। काश ये बात मैं उस वक्त समझ पाता जब मैं तुम्हारी उम्र का था। जिंदगी बहुत छोटी होती है और शायद कहीं ना कहीं मेरा पहला प्यार ही कारण था जो तुम्हारी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। डिलन अपने डैड से कहता है कि जेमी के साथ मेरा सब कुछ खराब हो गया, अब वो मुझसे बात भी नहीं करती, हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई। डिलन के डैड बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम अपने दिल की बात बोल दो और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं जेमी को दिखाया जाता है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर होती है। दरअसल वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम से पूछती कि आप कहाँ हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं टाई पहने हुए लड़के के पास हूँ। वहां पर काफी भीड़ होती है। जेमी कहती है कि यहाँ पर कई लोगों ने टाई पहनी है। जेमी की मॉम कहती है सामने सीढ़ी पर देखो, मैं वहां पर खड़ी हूँ। और जब जेमी सामने देखती है तो वहां पर उसकी मॉम नहीं बल्कि डिलन होता है। दरअसल डिलन ने जेमी की मॉम के साथ ये प्लानिंग की होती है। उसे देखकर जेमी हैरान हो जाती है और तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब डांस करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये फ्लैश मॉब डांसिंग होती है जिसमें कई सारे लोग कहीं पर भी डांस करना शुरू कर देते हैं और ये सब का सब प्लान किया होता है डिलन ने। जेमी डिलन के पास आती है। डिलन जेमी को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेमी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद डिलन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जेमी का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। जेमी भी डिलन से प्यार करती है। जेमी डिलन को कहती है कि मुझे किस करो और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अंत में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों डेट पर जाते हैं और ये इन दोनों की पहली डेट होती है। और इस तरह से ये दोनों जो कि फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स थे, अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी हमारे आसपास ही होती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते या हम उसे बहुत देर बाद समझते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे डिलन के डैड के साथ हुआ था। या कभी कभी हम सही फैसले नहीं ले पाते जैसा कि जेमी की मॉम कभी सही फैसला नहीं ले पाई। या कभी कभी हमारे पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम प्रेजेंट टाइम में किसी भी रिश्ते में जाने से डरते हैं। लेकिन जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह से हर एक इंसान, हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं होता। तो ये थी पूरी कहानी फ्रेंड विथ बेनिफिट्स की। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था $35 मिलियन
डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 151 मिलियन डॉलर्स की। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।